दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। किस्त नंबर 31। मुख्तलिफ गलियों में मुड़ने के बाद वो एक बंगले के सामने ठहर गया और कॉल बेल का बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद गेट का जैली दरवाज़ा खुला और अंदर से पिस्ता कद का एक आदमी बाहर निकल आया। ग्लोरिया को देखकर वो सलमा सा हो गया और हल्कला कर बोला, आप कब आया? हमारे को इन्फॉर्म भी नहीं किया। उसने इंग्लिश में कहा। इसके लहजे में से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बंगाली है। पहली नज़र में इसकी शनाख्त नहीं होती थी। अब दरवाज़ा खोलो। गई यहीं खड़े रहोगे सारी रात? ग्लोरिया करख्त लहजे में बोली। वो लप कर अंदर गया और घबराहट में बड़बड़ा कर गेट खोल दिया। हमारे अंदर जाने के बाद उसने गेट बंद किया और ग्लोरिया के पीछे दौड़ते हुए बोला, मैडम अंदर क्या? अंदर? ग्लोरिया फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। मेरे मेहमान हैं, उसने घबरा कर कहा। मेहमान है तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? इस दौरान में हम बंगले के कॉरिडोर में पहुंच चुके थे। बंगाली के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो गश खा के गिरने ही वाला हो। मैं भी हैरान था कि आखिर बात क्या जिसकी वजह से बंगाली इतना परेशान है। एक कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। ग्लोरिया चौंक कर बोली, ये इस बेडरूम में कौन है? मेरी साली है मैडम, मुलाजिम ने दांत निकाल के कहा। तो कोई जगह नहीं है थी इसके लिए? मजबूरन जगह नहीं थी, ग्लोरिया ने उलझ कर बोली। तुम शायद भूल कर गया कि इस बंगले में सर्वेंट क्वार्टर भी हैं, वहाँ भी मेहमान ठहरे हुए हैं मैडम। बंगाली ने ऐसे लहजे में कहा कि कोई अफसोसनाक खबर सुना रहा हो। ये बे क्या बारात ठहरी हुई है? तैमूर ने मकसा के लहजे में पूछा। बस साहब, वो बांग्लादेश से कुछ मेहमान आ गया था, मुलाजिम ने अटक कर कहा। बस की उर्दू इंग्लिश से भी ज़्यादा ख़राब थी। इस दौरान में हम लोग इस बेडरूम तक पहुंच चुके थे जहां से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। ग्लोरिया ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी ने तहमाना लहजे में पूछा, क्या बात है? आवाज़ किसी औरत की थी। दरवाज़ा खोलो। ग्लोरिया का मूड एकदम ऑफ हो गया। शायद उसे वो लहजा ग्रां गुजरा था। दूसरे ही लम्हे अंदर हल्की सी आहट हुई और दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे में खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसके जिस्म पे शब ख्वाबी का लिबास था। खुले हुए बाल शानों पर बिखरे हुए थे। हर से ग्लोरिया को घूर रही थी। वो किस तरफ से भी इस बंगाली की साली नहीं लग रही थी। कौन हो तुम? उसने रवा इंग्लिश में ग्लोरिया से पूछा। यह सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, ग्लोरिया उसे घूरती हुई बोली। तुम इस घर में क्या कर रही हो? आवाज़ें सुनकर कमरे में से मज़ीद दो तीन लड़कियां बाहर आई। वो दोनों भी अपने लिबास और शक्लो सूरत से पढ़ी लिखी लग रही थी। वो शब ख्वाबी के लिबासों में थी। इन दोनों ने पहले हैरत भरे लहजे में देखा, फिर इस लड़की से मुखातब हुई। क्या बात है? ये कौन लोग हैं? ग्लोरिया बनाकर बंगाली की तरफ मुड़ी और बोली, ये सब क्या है? मैं आपको सब सच बता दूंगा मैडम, और मेरे साथ आओ। फिर वो लड़कियों से मुखातब होकर, वो सब ठीक है, आप लोग प्लीज़ आराम करें। हम लोग कमरे के साथ वाले ड्राइंग रूम में पहुंचे। कमरल ने बताया कि ये लड़कियां यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर जॉब करती है और बिल्कुल तना है। कुछ के घर वालों दूसरे शहरों में है और कुछ घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती। मैंने तरस खाकर यहाँ रख लिया है। ड्राइंग रूम छोड़कर इस बंगले में अच्छे कमरे थे। हर कमरे में लड़कियाँ ठहरी हुई थी। सर्वेंट क्वार्टर के 4 कमरे थे, उनमें भी एक लड़की ठहरी हुई थी। गोया उसने अच्छा खासा विमेन हॉस्टल बना रखा था। इनसे किराया कितना लेते हो? ग्लोरिया ने सख्त लहजे में पूछा। हर लड़की से 1000 रुपये किराए के और 1000 रुपये खाने के लेता हूँ। और ये सिलसिला कब से चल रहा है? इस बार ग्लोरिया ने लहजा कदरे नरम रखा। ग्लोरिया के नरम लहजे से वो खुश हो गया और जोश में आकर बोला, मैंने 3 महीने पहले इस सिलसिला शुरू किया था। फिर वो बेतकल्फ़ी से बोला, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है मैडम, मैं तो कहता हूँ आप उसे बाकायदा शुरू कर दे। शट अप, ग्लोरिया दाढ़ी
24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये मकान खाली चाहिए। ओके मैडम, बंगाली ने मरे हुए लहजे में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल गई हो। वो जाने को मुड़ा तो मैंने आवाज़ देकर उसे रोक लिया। फिर ग्लोरिया से कहा, इन लड़कियों यहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी वजह से तो हमें शेल्टर मिलेगा। इन सब को यहाँ रहने दो, बस ऊपर की मंजिल के 2 कमरे खाली करा लो। इन कमरों की लड़कियों को दूसरे कमरों में शिफ्ट करा दो। ग्लोरिया चंद लम्हे सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें चमकने लगीं। उसके साथ ही हैरतंगेज़ तौर पर बंगाली मुलाजिम के चेहरे पर भी विश्वास दौड़ने लगी। फिर ग्लोरिया ने चुटकी बजाकर कहा, गुड आइडिया, कोई सोच भी नहीं सकेगा कि हम लोग लड़कियों के इस हॉस्टल में मुकीम होंगे। फिर वो मुलाजिम से मुखातब हुई, तुम ऊपर दाएं तरफ के कोने वाले दोनों कमरे खाली करा लो। ओके मैडम, उसने खुश होकर कहा और कमरे से बाहर निकलना चाहा। ठहरो, ग्लोरिया ने कहा, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। कल इस इमारत पर वेमन हॉस्टल का बोर्ड भी लगवा दो और गेट के पास चौकीदार के कमरे में छोटा सा एक ऑफिस बना दो। मुमकिन हो तो ऑफिस के लिए कोई लड़की मुलाजिम रख लो। फिर वो कुछ सोच कर बोली, हाँ, अब बंगले की मालिक मैं नहीं हूँ बल्कि मिस्टर हसन अहमद हैं, जो गुज़श्ता कई बरस से फैमिली समेत अमेरिका में मुकीम है और साल में 2 चक्कर पाकिस्तान के लगाते हैं। समझ गए? समझ गया मैडम, उसने दांत निकाल दिए। अब जाकर वो कमरे खाली कराओ, ग्लोरिया ने तहकमाना अंदाज में कहा। या मौजूद किसी लड़की को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं इस बंगले की मालकिन हूँ। मुलाजिम के जाने के बाद मैंने ग्लोरिया से पूछा, तुम ये तो बताओ, ये बंगला तुमने कब ख़रीदा था और ये जगह बास के इल्म में है या नहीं? मैं यहाँ के मामलात में बास को या किसी को जवाबदेह नहीं थी। मैंने अपने तौर पर इस बंगले का सौदा किया था। मेरा इरादा था इस बंगले को अपना ऑफिस बनाऊंगी, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई और तुम्हारे मुलाजिम ने बंगले को वेमन हॉस्टल में तब्दील कर दिया। मैंने जुमला लगाया। अभी इस मुलाजिम का नाम ही लिया था कि वो आदम का, और बोला, मैडम मैंने दोनों कमरे खाली करा दिए। वो लोग बहुत शोर कर रही थी। मैंने धमकी दी कि अगर तुम वाकई यहाँ रहना चाहती हो तो अपना किराया वापस लो और चलती फिरती नजर आओ। मेरी धमकी काम कर गई और वो लोग बिकती झुकती दूसरे कमरों में चली गई। मैंने और तैमूर ने बिल्कुल कॉर्नर का कमरा पसंद किया। ग्लोरिया का कमरा हमारे बराबर था। इसमें एक अच्छी बात यह थी कि यहाँ से ना सिर्फ बंगले के लान का बल्कि गेट से बाहर का भी मंजर दिखाई देता था। किसी भी मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र हम अपना दिफा कर सकते थे। मैं और तैमूर बारी बारी फ्रेश होकर बैठे ही थे कि ग्लोरिया वहीं आ गई। यहाँ कुछ खाने को भी मिलेगा या पहले 1000 रुपये अदा करना पड़ेंगे? मैंने हंस कर पूछा। कमरल खाना ले आया, ग्लोरिया ने जवाब दिया और एक बेड पर नींद दराज हो गई। इस कमरे में शायद 2 लड़कियां मुकीम थी क्योंकि बेड सिर्फ 2 ही थे। मैंने पहली दफ़ा ग्लोरिया को ढीले ढाले लिबास में देखा था। मैं हंस कर बोला, तुम तो इन लड़कियों के कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए, ऐसे तो हो चुका कारोबार। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी चोंच बांध रखो, ग्लोरिया ने कहा। मैं बहुत थक गई हूँ, उसने आंखें मूंद ली। अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं पाँव दबा देता हूँ आपके, मैंने कहा और फुर्ती से झुक गया। ग्लोरिया का फीका फेंका हुआ तकिया मेरी बजाय तैमूर के मुंह पर पड़ा। वो गज़ खफीफ सा होकर हंसने लगा। मुमकिन है जवाब में कुछ कहता, मगर इस वक्त बंगाली कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में तले ऊपर 2 ट्रे थे। उसके पीछे पीछे साड़ी में मलबूस सांवली सी एक लड़की भी दाखिल हुई। एक ट्रे उसके हाथ में भी थी। वो शायद कमरल की बीवी थी। उसे कच्ची नींद से उठाया गया था, इसलिए वो शायद अभी तक पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी। खाना देकर मेरी भूख एकदम चमक उठी। तैमूर का भी यही हाल था। हम दोनों मर भूखों की तरह खाने पर टूटे पड़े। खाने से फारग हुए तो कमरल काफ़ी ले आया। अमूमन काफ़ी पीने के बाद नींद उतर जाती, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर उसके बाद तो ऐसी नींद आई कि अपनी सुध बुध न रही। मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझसे कुछ फासले पर तैमूर का बेड था। वो भी गर्दन उठाए दरवाजे की तरफ देख रहा था। दस्तक एक मरतबा फिर हुई तो तैमूर ने झंझला कर पूछा, कौन है? मैं हूँ साहब जी, कमरल। बाहर से कमरल की आवाज़ आई। तैमूर बड़बड़ाता हुआ उठा और दरवाज़ा खोल दिया। क्या परेशानी है? वो पाड़ खा जाने वाले लहजे में कमरल से बोला। वो साहब जी, वो लड़कियाँ। क्या बकवास है? तैमूर दाड़ा। कहाँ है लड़कियाँ? उसे गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? एक शोख नस्वानी आवाज़ आई। आप शायद भूल गए कि आप हमारे कमरे में मौजूद हैं और यहाँ हमारा सामान है। तो सामान कहीं भागा जा रहा है? तैमूर के लहजे में अब भी झंझलाहट सी। सामान तो नहीं, अलबत्ता हम जा रहे हैं ऑफिस। एक दूसरी आवाज़ आई। और हमारे कपड़े और दूसरा सामान भी यहीं है। एक तो हमारे कमरे पर कब्जा जमा लिया, ऊपर से रौब दिखा रहे हैं। बंगले का मालिक आपका भाई है तो हुआ करे, हम भी किराया देते हैं।
कमरल, तैमूर ने तहकमा ना लहजे में कहा, इन लोगों का किराया वापस कर दो। फ़ौरन मालिक का भाई बन गया। वाह रे, बगैर नोटिस के तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लड़की झंझला कर बोली, कमरल, नोटिस के बदले इन्हें 1 महीने का मज़ीद किराया दे दो और इन्हें यहाँ से चलता करो। मुझे ऐसे किराएदारों की ज़रूरत नहीं है। अरे जनाब, आप तो ख्वाब खफा हो गए। एक और आवाज़ सुनाई दी, ये समीना तो बिल्कुल पागल है। इस वक्त डिस्टर्ब करने की माफ़ी चाहती हूँ। आइंदा आपको कोई भी शिकायत पैदा नहीं होगी। तैमूर एक तरफ हट गया। 2 लड़कियाँ आगे पीछे कमरे में दाखिल हुई। वो दोनों 20 और 25 के दरमियान रही हो। खासी कबूल सूरत और माकूल लड़कियाँ थी। न जाने किस मजबूरी के तहत यहाँ तनहा रहने पर मजबूर थी। जवान लड़की का यूँ तनहा रहना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। हमारे मुआशरा ना जाने किस सिमत जा रहा था। मैंने सोचा और उठ बैठा। उन्होंने कमरल की मदद से अपने कपड़े और दूसरा सामान वहाँ से निकाल कर दूसरे कमरे में शिफ्ट किया और कोई बात किए बगैर चली गई। हम दोनों नहा धोकर फारग हुए ही थे कि ग्लोरिया आ गई और वो फिर अपने पसंदीदा लिबास स्किन टाइट जीन्स और जैकेट में मलबूस थी। नाश्ता उसने हमारे साथ ही किया। नाश्ते के बाद वो मुझसे बोली, कामरान, वो लोग मुझसे कागजात के बारे में पूछ रहे थे। वो कागजात कहाँ हैं? वो कागजात महफूज हैं, मैंने उसे जवाब दिया। फिर अचानक मुझे रूबी याद आ गई। इसकी वजह से तो मैं वडेरे के बंगले से फरार हो सका था। मैंने ग्लोरिया से कहा, जब मैं वहाँ से फरार हुआ था तो मेरे साथ एक लड़की भी थी। मैं जानती हूँ, वो मुंह बनाकर बोली। लड़की की फिक्र छोड़ो, कागजात की बात करो। तुम्हें मालूम है कि वो लोग कागजात के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? मैं तो वहाँ था ही नहीं। इन लोगों ने तो तुम्हारे सामने बात की होगी, मैंने जवाब दिया। मुझे अहमक मत समझो कामरान, ग्लोरिया ने सख्त लहजे में कहा। क्या मैं इस बात पर यकीन कर लूँ कि तुमने कागजात का मुताला नहीं किया? मैंने वाकई मुताला नहीं किया। मेरा मूड भी ऑफ हो गया। और ये तुम बात किस लहजे में कर रही हो? मैं तुम्हारा मतहत नहीं हूँ, समझी? समझ गई, ग्लोरिया तनक कर बोली। तुम मुझ पर इतबार करने को तैयार नहीं हो? नहीं। इन कागजात से क्या दिलचस्पी है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। वो कागजात अगर हम हैं तो हमारी हुकूमत के लिए अहम है या फिर हमारे दुश्मनों के लिए? तुम्हें क्यों फिक्र है इन कागजात की? जहन्नम में जाओ, ग्लोरिया बना कर खड़ी होगी। मुझे सिर्फ अपनी सलामती से दिलचस्पी। इन कागजात में मेरे बारे में भी बहुत कुछ है, इसलिए मुझे कागजात चाहिए। ये कहकर उसने झटके से रिवाल्वर निकाल लिया। ग्लोरिया, मैं गुस्से चीखा और अपनी जगह से उठना चाहा। बैठे रहो कामरान, ग्लोरिया सर्द लहजे में बोली। अपने हाथ ऊपर उठा दो वरना मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगी। मैंने हाथ उठा लिए और दांत पीस कर बोला, इस पर भी तुम्हें इसरार था कि तुम पर इतबार किया जाए। अगर मुझे कोई मारने से तुम्हें कागजात मिल सकते हैं तो मारो गोली। कामरान प्लीज़, तैमूर ने कहा। यह तुमने क्या शुरू कर दिया? तुम भी अपनी जगह से हरकत मत करना तैमूर, ग्लोरिया फंकारी। मुझे अभी और इसी वक्त कागजात चाहिए। मैं बता चुका हूँ कि कागजात यहाँ नहीं हैं, होते भी तो हरगज़ तुम्हारे हवाले न करता, मैंने नफरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें वडेरे के हवाले किए देती हूँ, वो खुद ही तुमसे निपट लेगा। तैमूर ने अचानक उस पर छलांग लगाई मगर वो मुताद थी, इसलिए झपट कर पीछे हट गई। लम्हा भर को उसकी तवज्जो मेरी तरफ से हट गई थी। मैंने बिजली की सिते से तकिया उसके मुंह पर खींच मारा। तैमूर के लिए ये मौका काफ़ी था। वो ग्लोरिया के नज़दीक ही था। तैमूर ने छलांग लगाई और ग्लोरिया का दबोच लिया। उसने ग्लोरिया के दाएं हाथ को ज़रा ज़ोरदार झटका दिया। रिवाल्वर उसके हाथ से निकल कर दूर जा गिरा। जवाब में ग्लोरिया ने न जाने क्या किया। लम्हा भर को मेरी आंखों में बिजली सी चमकती। फिर तैमूर उड़ता हुआ धड़ाम से सामने वाली दीवार से टकराया। ग्लोरिया इस पर छलांग लगाने ही वाली थी कि मैंने जहरीले लहजे में कहा, बस करो ग्लोरिया, वरना मैं किसी ड्राइव से काम नहीं लूँगा। मैंने मशीन पिस्टल निकाल के इस पे तान लिया। बस अब हरकत मत करना। मैंने मशीन पिस्टल उसके सामने लहराया। फिर मैं तैमूर से मुखातब हुआ, इसे बांध कर डाल दो ताकि मैं इस सूरत हाल पर पुरसुकून होकर गौर कर सकूं। तैमूर ने किसी चीज़ की तलाश में इधर उधर देखा। जब उसे कुछ नज़र न आया तो उसने झंझलाकर बेडशीट फाड़ डाली। फिर उस पट्टी की मदद से तैमूर ने ग्लोरिया के हाथ पांव बांधकर उसे बेड पर धकेल दिया। ये बात याद रखना कामरान, के दुश्मनी की इब्तदा तुम्हारी तरफ से है, ग्लोरिया ने होंठ चबाते हुए कहा। फिक्र मत करो, मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, इसकी इंतहा भी मेरी तरफ से होगी। उन्होंने इब्तदा मेरी तरफ से हुई है। क्या तुम्हारी याददाश्त जवाब दे गई है? रिवाल्वर किसने निकाला था? पहले मुझ पर गुस्सा आ गया था तो अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी हठधर्मी की वजह से मुझे रिवाल्वर निकालना पड़ा, ग्लोरिया ने कहा। अच्छा, अब ज़रा खामोश हो जाओ और मुझे सोचने दो, मैंने उसे झिड़क दिया। मेरा ख्याल है यहाँ से निकल चलो।
तैमूर ने कहा ठीक कहते हो, मैंने जवाब दिया और जल्दी जल्दी अपनी जेबों का जायज़ा लेने लगा। मुझे दरअसल बर्फ़ानी चीते की चर्बी की फ़िक्र थी। चर्बी की डिब्बियाँ मेरी जेब में मौजूद थी। मैंने जैकेट पहनी और जूते पहन कर चलने को तैयार हो गया। तैमूर ने इस दौरान में बेडशीट के मज़ीद टुकड़े कर दिए। उसने कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और ग्लोरिया के मुंह में ठोंसने लगा। वो चीख चीख कर हमें गालियाँ देने लगी। अगर इसके हाथ खुले होते तो शायद कम अज़ कम हमें से एक को तो वो खाली हाथों से भी मार सकती थी। फिर इसकी आवाज़ घुट कर रह गई। तैमूर ने बेदर्दी से उसका मुंह बांध दिया और बोला, अगर मैं ये ना करता तो हमारे निकलते ही ये चीख चीख कर पूरा बंगला सर पर उठा लेती। फ़ौरन कर्नल यहाँ पहुँच जाता और ये आज़ाद हो जाती। अब कम अज़ कम हमें 1-1.5 घंटा तो मिल ही जाएगा। हम दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देंगे और कर्नल से कह देंगे कि मैडम सॉरी, इन्हें डिस्टर्ब मत करना। चलो अब यहाँ से निकलो। मैंने एक बैग उठाते हुए कहा। दूसरा बैग तैमूर ने। हम दोनों ऐसगी से बाहर निकले। दरवाज़ा बाहर से लॉक करने के बजाय छोड़ दिया। फिर कर्नल को आवाज़ दी। तीसरी आवाज़ पे वो वहाँ आया। तैमूर ने उसके कहा कि हम लोग ज़रूरी काम से जा रहे हैं, 2 घंटे तक आ जाएंगे। मैडम हमारे कमरे में आराम कर रही है, इनके सर में शदीद दर्द है, हमारी वापसी तक इन्हें डिस्टर्ब मत करना।